हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर शिवांगी। तो गाइज, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं जो कि है हमारा अकाउंटेंसी का पीवाईक्यू सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम 2024 जो अभी आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एनसीईटी आईटीईपी 2025 के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे एनसीईटी आईटीईपी बीकॉम बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप अगर क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू तो इससे आपके फ्यूचर में काफी हेल्प होगा। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पैटर्न समझने में काफी हेल्प होगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके पहले आपको बता दूं कि हमारे पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो आपकी जो है टोटल 28 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कि आपको ओनली 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, जिसमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा और आप साथ ही साथ आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, उसमें आप थोड़ा ध्यान से चूज करिएगा क्वेश्चंस। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रिस्टीन क्लासेस है उस पे आपको 3 कोर्सेस अभी फिलहाल में अवेलेबल है, बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड, जिसकी प्राइस आप देख सकते हैं 3500 है। ठीक, और जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको 30% का ऑफ मिलेगा। सो गाइस, जाइए आप हमारी प्रिस्टीन क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे, जो कि आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको वीकली फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाएगा। ठीक, आप वहां से अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे मेंटर्स ने वहां पे कुछ डेमो वीडियोस और पीडीएफ नोट्स भी अपलोड किया है, जो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन और क्वेरीज के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, अकाउंट्स का क्वेश्चन आपका 2024 का है। इसमें दिया अरेंज द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ शेयर इशू इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो मतलब आपके क्वेश्चन पूछा है कि जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उस स्टेप को कैसे कंपनी फॉलो करती है, मतलब क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, किस प्रॉपर स्टेप्स में फॉलो करते हैं। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, उसके बाद कॉल अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले आपका कंपनी करती है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। ये जो इशू प्रोस्पेक्टस होता है ना, कंपनी इसमें पूरा अपना डिटेल्स देती है, लाइक आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के नेम से रिलेटेड भी आपके डिटेल्स होते हैं, और कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली है। एक लाइक आपको पूरा प्रोस्पेक्टस देगी कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव, आप हमको मतलब हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसके बाद आपका आता है रिसिट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में भी आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो उसमें क्या होता है, स्कूल के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा होता है ना, जस्ट लाइक दैट आपका प्रोस्पेक्टस में वैसे ही सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आपका आता है रिसिट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद जिनको भी इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग एप्लीकेशन अपना देते हैं कि हाँ, हम आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, हमें आपका शेयर चाहिए। उसके साथ ही साथ वो कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जो उनको कंपनी में मतलब देना होता है। ठीक, एक आपको बैंक में जो भी रहता है उसको डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद आपकी कंपनी उनको एज अ शेयर होल्डर कंसीडर करने लगती है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेप। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद आता है अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। अब जब एप्लीकेशन मनी आ जाता है ना, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, कॉल में मतलब जैसे जितने भी पैसे के लिए किसी ने सब्सक्राइबर ने, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उसने अगर किया है, तो वो एक साथ पूरा पैसा नहीं लेती, कुछ अमाउंट वो एप्लीकेशन मनी पे होगा, जो कि एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कंपनी लेती है। उसके बाद वो कुछ कॉल्स एंड अलॉटमेंट्स में करती है। जो फर्स्ट सबसे पहले जो वो इंस्टॉलमेंट लेती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। ठीक, तो सबसे पहले जब आपके एप्लीकेशन के बाद जो भी पैसा मिलता है कंपनी को, वो थ्रू अलॉटमेंट मनी मिलता है। तो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा, मतलब अभी देना बाकी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू थर्ड हो जाएगा आपका, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो भी अदर जो पैसे बचे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल अमाउंट। तो आपका कॉल अमाउंट जो है
वो आपका आ जाएगा फिफ्थ स्टेप। इसके बाद आपका कॉल मनी रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना ही दिया है। तो सबसे पहले आप देखें तो अगर सबसे पहले आपका डी आ जाएगा, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, उसके बाद आपका सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सॉरी ये नहीं है आपका, सॉरी आपका डी आ जाएगा, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन पूछा है, नेम द टाइप ऑफ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ bequest और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन, लेगेसीज, रिसीव डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेंट फंड, ठीक है गाइस। तो देखिए क्या है, लेगेसीज मतलब जैसे कोई वसीयत, आपके दादा परदादा ऐसे होते हैं जो आपकी वसीयत होती है। लेकिन लेगेसीज मतलब क्या, आपको गिफ्ट में मिलता है, लेकिन क्या आप जरूरी नहीं कि वो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको या तो उसको और बढ़ाइए या तो उसको बेच दीजिए, उसको कोई देखने नहीं आया। लेकिन जो आपका इंडोमेंट फंड है, इसी का ये डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या होता है ये, फंड अराइजिंग फ्रॉम bequest और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो इनका जो भी डिवोटेड होता है ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। तो आपका इंडोमेंट फंड इज द राइट आंसर। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वृत्तिक कोष निधि। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आपको दिया हुआ है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्या दिया हुआ है आपको, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आपको, नॉट फॉल्स लिखा है। जब ऐसे वर्ड्स एनटीए लिखता है ताकि थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो, ठीक है। नॉट फॉल्स लिखा है मतलब कि क्या है, कि जो गलत नहीं है, इसका क्या मतलब है, जो सही है उसको बताना है हमें, जो कि आपका ट्रू स्टेटमेंट है, हम लोग को उसको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। कैपिटल अकाउंट बैलेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, तो ये गलत है, चेंज नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट्स नॉर्मली शो अ क्रेडिट बैलेंस, तो जी हाँ बिल्कुल सही है ये। उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हैव डेबिट क्रेडिट बैलेंस, तो जी बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो नहीं। ड्रॉइंग अगेंस्ट, ये क्या है, कैपिटल मेथड ना, हाँ। तो ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इज सोन इन कैपिटल अकाउंट, तो ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो आपका जब हम पार्टनरशिप का बुक पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या है, आपको टू टाइप्स के आपको अकाउंट्स दिए होते हैं, कैपिटल मेथड अकाउंट्स। तो उसमें आपको एक पढ़ना होता है फिक्स कैपिटल, उसके बाद एक का आपका आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जो आपका फिक्स कैपिटल मेथड होता है ना, इसमें आपके टू टाइप्स के अकाउंट बनते हैं, जो कि आपका एक हो जाता है कैपिटल अकाउंट, एक हो जाता है आपका करेंट अकाउंट, ठीक। लेकिन जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, इसमें कैपिटल अकाउंट बनता है, इसी में सारा कुछ शो किया जाता है। लेकिन जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, उसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें बस आपके कैपिटल से रिलेटेड ही सब कुछ शो किया जाता है, ठीक। और उसमें जो अदर आपके प्रॉफिट लॉस या फिर इंटरेस्ट वगैरह उसमें शो नहीं करते, उसको एक सेपरेट अकाउंट में शो करते हैं, जो कि आपका करेंट अकाउंट बनता है, उसमें शो करते हैं हम लोग। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है वो फिक्स ही होता है एक तरीके से, और आपको पता है जो कैपिटल होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए जो आपका ये ऑप्शन 1 है वो गलत हो जाएगा आपका। फिर कैपिटल अकाउंट्स नॉर्मली शो क्रेडिट बैलेंस, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हैव डेबिट क्रेडिट बैलेंस, तो ये करेंट अकाउंट के बारे में पूछा है। तो करेंट अकाउंट जो पार्टनर्स के होते हैं उनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उसमें उनके प्रॉफिट रिलेटेड एंड लॉस रिलेटेड सब कुछ शो करते हैं हम लोग, उनके इंटरेस्ट, उनके ड्रॉइंग्स, ये सब कुछ शो करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका करंट अकाउंट, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला आपका, ठीक। उसके बाद ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो ये गलत है क्योंकि हम फिक्स कैपिटल, आप देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, फिक्स कैपिटल मेथड पूछा है, तो उसमें हम लोग दो तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इज सोन इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। तो देखिए जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पूछा है, क्या इसमें पूछा है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। एक हमारा होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है जब उसके अगेंस्ट पे हम लोग ड्रॉइंग करते हैं ना, तो उसे हम लोग करंट अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन
अगर आपके कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉइंग होता है तब आपका जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें चेंजेस होता है। इसमें चेंजेस भी होता है अगर मान लीजिए कोई किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेके आया तो क्या आपका कैपिटल अकाउंट तो चेंज होगा, फर्म की ओवरऑल कैपिटल में इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो आपकी फर्म की जो ओवरऑल कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जनरली तो ये फिक्स्ड ही रहता है, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है, कोई एडिशनली लाता है या फिर किसी ने अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया तो इसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। तो आपका जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हम देख लें आपका इसमें से आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट ना। तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस कीप ऑन चेंजिंग गलत, तो आपका हो जाएगा बी, सी एंड ई इज द राइट आंसर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पूछा है, इसमें देखिए न्यूमेरिकल है, आपके पार्टनरशिप फॉर्म से न्यूमेरिकल, तो एक आप पक्का ही मान के चलिए क्या आएगा। या तो आपको पूछेगा कि गेनिंग रेशियो पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, ठीक है। आपको इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा, आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपके पार्टनरशिप फॉर्म से एक न्यूमेरिकल, एक आपका जो शेयर वाला है वो पक्का ही आना है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, जो कि पहले प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे 3:2 में, ठीक है। अब सी जो है वो एक नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, जो कि 1/4 शेयर जो फर्म का होगा वो सी अब लेंगे, ठीक है। तो जो एक नया पार्टनर आ रहा है, पहले दो लोग थे अब एक और पार्टनर आ रहा है, ठीक है। एडमिशन का केस है ये, ठीक। आपको रिटायरमेंट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर डेथ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी एडमिशन का केस है कि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब कोई नया पार्टनर आएगा तो किस पार्टनर जो ओल्ड रहेंगे उनको जितना प्रॉफिट शेयर करते थे उसको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा आपके न्यू पार्टनर के लिए, और जो न्यू पार्टनर होता है वो गुडविल लेके आता है अपनी जो भी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका 3:2 दिया हुआ है, ए एंड बी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे फर्म की पूरी कैपिटल फॉर 1, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि जो पूरी फर्म की है जो भी है शेयर वो क्या है 1 है, ठीक। अब इसमें से सी का कितना शेयर जा रहा है 1:4, ठीक। तो अब इसको हम लोग जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ये आपका बच गया अभी फर्म की कैपिटल जो कि आपके ए एंड बी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप क्या है, अब यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो आप लोग पढ़े होंगे, इस तो फ्रैक्शन टाइप में दिए रेशियो, तो 3:2 दिया तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा ए का, और आपके बी का हो जाएगा 2/5, ठीक। अब हमें ए का निकालना है, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं ए का, अगर हमें अब निकालना है कि ए का कितना आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। क्योंकि पहले जितना वो शेयर करते थे अब कितना नया अब उनका हो रहा है, क्योंकि ओल्ड में से जब उनको ओल्ड पहले ज्यादा वो शेयर करते थे, अब कोई पार्टनर आ रहा है तो भाई उन्हें कम शेयर मिलेगा, तो आप कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यही चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो ए का देखते हैं हम लोग। अब ये आपका जो फर्म को ओवरऑल कैपिटल जो बचा सी को देने के बाद वो 3/4 बचा है। तो अब अगर हम ए का निकाले तो 3/5 इंटू 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके फर्म का उतना ही बचा है। तो 3 3 9, 5 4 20, ये आ गया ए का। उसके बाद आपका बी का देखते हैं हम लोग। बी का आपका आ जाएगा 3/5 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आपका 3 2 6, कहाँ गया आपका ये था सॉरी 3/4 है, सॉरी। तो ये आपका 3/4 है, तो 3/4 इंटू 2.5, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6/20। तो ये आपका ये तो आ गया। इसके बाद अब हमें इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है कि क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे। तो आपका अब देखिए न्यू रेशियो इनकी क्या आ गई 9/20 और बी का आ गया 6/20। अब हमारा ओल्ड रेशियो कितना था इनका 3:2। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर ले अगर, तो आप देख सकते हैं आपका 3/5 माइनस करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो कितना है 9/20। तो 9/20 ए का है ये। तो जब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, ये फिर 4 4 3 12 माइनस 9, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3/20। तो ये आ गया आपका ए का। उसके बाद हम बी का देखते हैं। आपके बी का आ जाएगा 2/5 माइनस आपका न्यू रेशियो कितना है 6/20। तो आपका इसका भी एलसीएम आपका लेंगे तो हम लोग 20 आ जाएगा,
उसके बाद इसको हम लोग करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा 2/20। ठीक, तो आपका कितना आ गया 3:2। इसको हम लोग जब कॉमन करेंगे ये चीज हट जाएगा, फिर इनका जो आ गया न्यू रेशियो कितना आ गया, सॉरी इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया वो कितना आ गया 3:2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2। गाइज आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हमने किया है यहाँ पे 3:2 ही है, लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा कि 3:2 है तो इसमें भी दिया है, तो इस चीज को आप लोग कंफ्यूज मत, आप पूरे फॉर्मूला के साथ इसको सॉल्व करिए, ओल्ड में से आप न्यू को माइनस करिए। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। तो अब क्या है, इफ अ शेयर ऑफ 10 ऑन विच 7 कॉल्ड अप एंड 5 पेड अप इज फॉरफिटेड, स्टेट विथ विच अमाउंट शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो आपको क्या दिया कि एक शेयर है जिसकी अमाउंट है ₹10। ठीक, उसके बाद जिसमें से कि आपको 7 रुपीज कॉल्ड अप हुआ है, मतलब कंपनी ने कॉल किया है, जो भी शेयर होल्डर है उससे एक 7 रुपीज सिर्फ मांगा अभी तक। उसके बाद आपको जो 5 रुपीज है वो जो आपके शेयर होल्डर है उन्होंने भी पे किया है। ठीक है, तो आपका जो 5 पेड अप इज फॉरफिटेड, मतलब जितना अमाउंट पे होता है ना वही अमाउंट वो कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। तो इसमें आपका जो था शेयर का वैल्यू था 10 रुपीज। ठीक, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट आता है, उसके बाद आपके कॉल्स आते हैं। तो क्या होता है इसमें सब 10 रुपीज था, लेकिन हम लोग शेयर कैपिटल उतना ही समझ के चलते हैं जितना कि कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर्स को कॉल किया है। लाइक कॉल का मतलब कि अभी तक कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना अमाउंट मांगा है। तो ये आपका है 7 कॉल्ड अप, कंपनी ने 7 रुपीज अभी शेयर होल्डर से मांगा है। तो इतने ही अमाउंट से हम लोग क्या करते हैं, जो शेयर कैपिटल होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक, आपका जो 5 पेड अप है, जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, अब आपको कोई पैसा अगर देता है और एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी ने गिरवी रखा है कुछ, तो बैंक क्या करती है उसी को ना, मतलब अगर वो लोन नहीं चुकाते तो उसी जो बैंक के पास है उसी को ना वो अपने साथ रखे रहती है, उसको फोरफिट करके। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने दे दिया है कंपनी उतने अमाउंट को फोरफिट करके रखी है, क्योंकि अभी तक 2 रुपया जो है शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका जितना भी कंपनी ने कॉल किया वही आपका अमाउंट शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ₹7। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है, देवी लिमिटेड वांट टू फॉरफिट एंड रीइश्यू शेयर ऑफ मोहित। ठीक है, स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय देवी लिमिटेड। तो आपका इसमें वही वाला आ गया, फिर से फॉर फीचर वाला। तो गाइस मैं बताऊं कि जो फॉर फीचर वाला होता है वो क्या होता है, जो अमाउंट आपका होता है जो कि जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया होता है वही अमाउंट फॉरफिट करती कंपनी, मतलब उसको अपने पास होल्ड करके रख लेती है, और नेक्स्ट कॉल के लिए वो बोलती है शेयर होल्डर्स को कि आप कॉल दीजिए। अगर बहुत ज्यादा डिले करते वो लोग कॉल अमाउंट नहीं देते हैं, क्योंकि आपका एक साथ में पूरे कंपनी पैसा नहीं लेती, वो इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। तो जब कॉल्स के पैसे नहीं आते हैं और बाकी कॉल्स के, तो कंपनी जितना भी पैसा मिला होता है वो क्या कर लेती है, वो फोरफिट कर लेती है। तो क्या है इसका आपको सीक्वेंस बताना है, और कंपनी क्या कर रही है, फोरफिट करके वो जो शेयर है वो किसी मोहित के जो शेयर है उसको फिर से री इशू कर रही है, मतलब जो इतना शेयर मोहित का था वो फिर से किसी को री इशू कर रही है। ठीक, तो आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, री इशू शेयर, तो पक्का पता चल रहा है सबसे लास्ट में होगा। कॉल्स इन एरियर, तो ये भी, फिर फॉर फीचर ऑफ शेयर, अलॉटमेंट मनी अनपेड, कॉल मनी ड्यू। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका अलॉटमेंट मनी, मैंने बताया था एप्लीकेशन के बाद आपका जो भी इंस्टॉलमेंट आता है उससे हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, मतलब आपका जो एप्लीकेशन ही बस मोहित ने अभी तक दिया, एप्लीकेशन में जितना भी रुपीस हुआ होगा, मान लीजिए 2-3 जो भी रहा हो, बस एप्लीकेशन मनी दिया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं वो मोहित ने नहीं दिया है। तो इसका आपका सबसे पहले हो जाएगा कि आपका अलॉटमेंट मनी ही ड्यू है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अलॉटमेंट मनी के बाद आपका हो जाएगा कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट मनी आपका हो जाएगा डी, उसके बाद आपका हो जाएगा कॉल मनी ड्यू, मतलब कि आपके जो फिर अलॉटमेंट के बाद आपके क्या आते हैं, आपके अलॉटमेंट के बाद कॉल्स आते हैं, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, मतलब कॉल्स में लाइक वो इंस्टॉलमेंट्स में जो पेमेंट कंपनी मांगती है ना शेयर होल्डर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही है। उसके बाद आपका जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपका कॉल आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेप। ठीक, तो आप देखिए डी उसके बाद ई,
ये आपका एलिमिनेट हो गया, इसमें है आपका। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशियो ऑफ शेयर सबसे लास्ट में होगा। देखिए सारे ऑप्शंस में ए लास्ट में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, आपका कॉल मनी ड्यू है, तो कंपनी क्या करेगी आपका फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर कर लेगी। ठीक है, मतलब आपका कंपनी क्या करेगी, फॉरफीट कर लेगी, जितने शेयर्स है उसको फॉरफीट कर लेगी, मतलब जितना पेमेंट किया है उसने वो फॉरफीट कर लेगी। और आपका फिर क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर, मतलब कि अभी आपके कॉल्स के अमाउंट जो मिले नहीं है वो आपका अरियर में है, मतलब कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है उसका। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ई। उसके बाद आपका हो जाएगा सबसे पहले डी, फिर ई, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कॉल इन अरियर, फिर फॉर फीचर ऑफ शेयर, फिर आपका हो जाएगा री इश्यू ऑफ शेयर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। चूज अ करेक्ट जनरल एंट्री फॉर लाइबिलिटी which a partner takes responsibility to discharge at the time of dissolution of the partnership firm। ठीक, तो आपको इसमें से करेक्ट जनरल एंट्री को बताना है जब आपका पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है वही डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं, आपकी पार्टनरशिप की जो फॉर्म है वो डिसॉल्व हो रही है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में देखिए आपका एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, एक रीवैल्यूएशन बनता है, उसके बाद एक आपका बनता है रियलाइजेशन। ठीक, तो आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, ये आपके क्या करते हैं, जो भी आपके एसेट एंड लायबिलिटीज में कुछ भी रिवैल्यूएशन होता है, जैसे कि कोई पार्टनर आया या फिर कोई पार्टनर छोड़ के गया फर्म को, तो जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज में वैल्यूएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक, और आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है जब आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का टाइम होता है, मतलब उसको बंद करने का जब टाइम आ जाता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट उस टाइम पे बनता है, जो भी आपके एसेट और लायबिलिटीज होते हैं उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। तो इस केस में आपका आ जाता है, आपका ये बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसमें आपका दिया है कि लायबिलिटी विच अ पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि जो फर्म है उसकी कुछ लायबिलिटीज है जो कि पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि वो क्या करेगा, वो उस जो भी आपकी लाइक जो भी लायबिलिटीज है फर्म की उसको डिस्चार्ज करेगा पार्टनर। ठीक है, तो क्या होगा, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी हम लोग कैलकुलेट किए होंगे तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, मतलब लायबिलिटीज को दिखा रहा होगा कि हमें इन लायबिलिटीज को पे करना है। तो अब क्या आ जाता है, मान लीजिए फर्म के पास उतने पैसे नहीं है, तो कोई भी पार्टनर बोल सकते हैं कि हाँ मैं ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म मैं ये ड्यूटी मैं अपने सर पे लेता हूँ कि मैं ये जो भी है वो मैं पे करूंगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करना है, तो आपका जो भी लायबिलिटी होता है आपको पता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम उसको उस रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, उसको डेबिट बैलेंस करना होगा हमें उसको बैलेंस करने के लिए। तो आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो आपका डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके दिखा रहे कि जो पार्टनर का कैपिटल है वो बढ़ रहा है, मतलब कि अब जो पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहा है उसकी खुद की लायबिलिटी नहीं थी, फर्म की थी, लेकिन उसने एडिशनली वो अपने तरफ से पे किया, तो उसका एक कंट्रीब्यूशन भी ये शो कर रहा है और साथ ही साथ उसका कुछ अलग से कंट्रीब्यूशन, उसका कुछ अलग से कैपिटल आया, तो इसीलिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ रुपीज 28,80,000। तो क्या है, आपके एसेट्स है जिसकी प्राइस क्या है 28,80,000 है आपकी एसेट्स की प्राइस। ठीक है, इट इशूड डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each at a discount of 4% in full satisfaction of in the purchase consideration। मतलब जो भी डिबेंचर्स का जो अमाउंट है ओरिजिनल वो कितना रुपीस है, 100 रुपीस है। आपके डिबेंचर्स का अमाउंट है 100 रुपीस, जिसको कि कंपनी इशू कर रही है एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है, 4% पे डिस्काउंट पे इशू कर रही है कंपनी, तो ये आपका आ जाएगा 96। ठीक है, मतलब कि आपका जो डिबेंचर का डिस्काउंट पे इशू कर रही है मतलब लेस करके, तो आपका जो डिबेंचर का प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 96 रुपीज। तो अब हम सिंपली इसको 96 28,80,000 को जब हम अब 96 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका 14400। फिर इसको हम लोग अगर करेंगे तो 24, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा
तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। करेंट रेशियो ऑफ चोपड़ा लिमिटेड इज 2:1। ठीक है, एक चोपड़ा लिमिटेड करके कंपनी है जिसका करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव द करेंट रेशियो। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि जो करंट रेशियो होती है, जितने भी रेशियोज होते हैं ना आपकी जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक है, उसमें आपके जो रेशियोज हुए, इन्वेंट्री रेशियो, क्विक रेशियो, उस सबकी एक आइडियल रेशियो दी हुई होती है। ठीक है, तो उस अगर रेशियो में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज गुड फॉर आवर कंपनी। तो जैसे कि आपका जो करंट रेशियो होता है उसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 ही होता है। तो अभी इनकी जो आइडियल मतलब अभी आइडियल रेशियो में चल रहा है, मतलब इनका जो एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस है वो काफी सही है। आपका जो करंट एसेट का फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, मतलब जो आपकी एसेट है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए आपके लायबिलिटी की, तब हम मानेंगे कि दिस इज द आइडियल रेशियो फॉर द फर्म। तो इसमें से आपके ऑप्शंस दिए हैं कि क्या होगा जब ये इसकी रेशियो इंप्रूव करेगा। अब इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है जब खुद ही 2:1 है। ठीक है, तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट की तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। तो पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस में क्या हो रहा है, आपका एसेट्स के बदले में एसेट्स जा रहा है, मतलब कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। तो गुड्स हम लोग जितने का परचेज कर रहे हैं उतना हम लोग कैश दे रहे हैं, तो एसेट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी आपका सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, इसमें भी हमारा कैश आ रहा है और गुड्स उतने का जा रहा है, तो इसमें भी एसेट्स में आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो आपके डेटर्स कम हो रहे हैं, बाकी आपका उनके बदले में कैश मिल रहा है। ठीक, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आपका जो पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड है ना, मतलब जो भी आपने किया है, जो भी डिविडेंड है, अभी कोई शेयर होल्डर होगा जिसने कि अभी क्लेम नहीं किया था मतलब डिविडेंड का, तो आपने उसको क्या किया, पेमेंट कर दिया। एक तरीके से आपकी लायबिलिटी रही होगी, तो आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो क्या हुआ, आपका एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों में चेंजेस हुआ। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है मैच द कॉलम, इधर आपका लिस्ट 1 फिर इधर लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो आपका क्या है, सबसे पहले आपका दिया है एमएस एक्सेस, डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस फाइल, उसके बाद एक्सक्यूएल, फिर फील्ड। तो इसे हम लोग करेक्ट ऑप्शंस में लगाना है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इधर आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म लिखा है, तो आपका जो सी है वो इससे मैच हो जाएगा। इसका जस्ट फुल फॉर्म ही लिखा हुआ है, तो आपका सी का 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग और देख लेते हैं। एमएस एक्सेस क्या है, आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा होते हैं आपके अकाउंटिंग डेटा वगैरह होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट जो भी होते हैं वो लोग इस को यूज करते हैं, आपके मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो आपका एक एमएस एक्सेस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका ए जो होगा वो 4 से मैच हो जाएगा, ए का 4। अब देखिए किसमें दिया हुआ है, ए का 4 इसी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस 2007 फाइल इज, तो इसका क्या होता है, बी, मतलब बी का ऑप्शन नंबर 2। एक्सटेंशन मतलब जैसे कि आप लोग कुछ भी फाइल सेव करते हैं, लाइक जैसे कि कुछ भी डॉट जेपीजी, डॉट पीडीएफ, जैसे आपका कुछ फाइल का नाम होता है उसके बाद आप लोग सेव करते हैं ना, डॉट जेपीजी, डॉट पीडीएफ, डॉट डॉक, ऐसे करके। तो वही होता है एक्सटेंशन की, वो फाइल का बताते हैं कि वो फाइल किस टाइप की फाइल है। ठीक है, तो आपका एक्सटेंशन ये बताते हैं, तो आपका ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद फील्ड एज अप्लाइड टू डेटाबेस टेबल मीन्स, तो फील्ड का मतलब क्या होता है, तो फील्ड वो होता है जो कि आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है इधर, जैसे कि नेम लिखा होता है बच्चों के, आप देखोगे तो जैसे कि अगर कोई रैंक वगैरह भी आती है तो इधर ऐसे नेम करके लिखा होता है, इधर रैंक लिखा होता है। ठीक है, तो इधर ऐसे बच्चों के नेम लिखे होते हैं, तो ये जो एक पूरा टेबल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फील्ड बोलते हैं, जो आपका एक वर्टिकल कॉलम होता है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 3 से मैच हो जाएगा, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछे चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइज आपकी बहुत टाइप की एक्टिविटीज, बहुत टाइप की नहीं, बेसिकली 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है।
जैसे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो इसे इसमें हम लोगों को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से करेंगे, आपका जो भी कैश कैलकुलेशन करेंगे कैश फ्लो का, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कि जो आपके डेली ऑपरेशंस आपके जो भी बिजनेस में हो रहे हैं, जैसे कि गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स का सेलिंग, ये सब आपका क्या है, ये आपका डेली का ऑपरेशन का एक्टिविटीज है। ठीक है, जिससे कि बिजनेस जिसपे कि आपका बेस है, लाइक कि आपका डेली का प्रोडक्शन सेलिंग का हो रहा है ये सब, तो आपका ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी होता है। तो आपका दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहला ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइज ये तो सबसे लास्ट में होगा कि आपका नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है। उसके बाद आपका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब कि आपके जो वर्किंग कैपिटल है, जो कि आपके डे टू डे ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं ना, ठीक है, वो सब आपका जो होता है वर्किंग कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो आपके डे टू डे वर्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका फिर ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कि आपका जितना भी कैश जनरेट हुआ आपके ऑपरेशन से, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी सीक्वेंस 3। उसके बाद आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो, कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना फाइनली कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा CADB, दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, Which of the following will be part of revaluation account when firms is being reconstituted? मतलब कि क्या है आपका, मैंने आपको पहले बताया कि एक आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। ठीक है, तो जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, जब हमारी फर्म बंद हो रही होती है तब बनता है। लेकिन जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसमें जैसे कि कोई पार्टनर आ गया या फिर किसी पार्टनर ने लेफ्ट कर दिया फर्म को, तो आपका रीवैल्यूएशन होता है, क्योंकि जितने भी अब एसेट्स से लायबिलिटीज बचे, जितने रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में शेयर होगा। ठीक है, तो आपका इसमें पूछा है कि क्या क्या उसमें कंसीडर करते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि आपके जो भी एसेट्स की वैल्यू है उसमें कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये होगा। उसके बाद गुडविल अपेयरिंग इन बुक्स, तो ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद गुडविल वैल्यूड, तो ये भी नहीं होगा। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो ये भी होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू में कितना चेंजेस आ रहा है ये भी हम लोग रिवैल्यूएशन में देखते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A एंड E इज द राइट आंसर। ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ। अब देखिए फिक्स कैपिटल मेथड पूछा है ना, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में बताया था आपको कि आपका फिक्स कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो जो आपको फिक्स कैपिटल है वो कब हमारा डेबिट होगा, कब होगा डेबिट, मैंने आपको बताया था कि एक कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें एक हमारा करेंट अकाउंट बनता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, तो नहीं, आपको पता है जो भी कैपिटल का हम लोगों का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है अगर फर्म, तो उसे तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, उसे डेबिट क्यों करेंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन बाय पार्टनर, तो हाँ जी ये बिल्कुल सही है। अगर आपका पार्टनर कोई है वो अपना पार्ट विड्रॉ कर लेता है तो हम लोग उसे डेबिट कर देते हैं, नहीं तो आपका जो भी कैपिटल अकाउंट होता है उसका आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी देखिए ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो आपका चला जाएगा करेंट अकाउंट में। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो जो आपकी वन पर्सन कंपनी होती है उसमें क्या होते हैं, आपके वन शेयर होल्डर्स होते हैं और वन डायरेक्टर होते हैं।
जो कि आपके वही डायरेक्टर भी हो सकते, वही शेयर होल्डर भी हो सकते। तो उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो 1% कंपनीज होती है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1% कंपनी। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नेचुरल पर्सन हो, मतलब जैसे कि हम आप हैं, हम लोग नेचुरल पर्सन है, ठीक, वो हो, और उसके साथ ही साथ क्या वो इंडियन सिटीजन हो और वो हो इंडिया के रेसिडेंट, तभी वो 1% कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल ये भी करेक्ट है। उसके बाद आपका है, ओनली एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन फॉर्म 1% कंपनी। तो बिल्कुल गलत है। कोई एआई थोड़ी ना आर्टिफिशियल पर्सन आके आपका कंपनी फॉर्म करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, इसके बाद इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। तो बिल्कुल जी सही है, ये इसका जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होता है वो 50 लाख होता है। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो आपका जो भी है ओनली एन आर्टिफिशियल कैन फॉर्म 1% कंपनी, तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब आपका दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज गेन्ड सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ। आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? इट्स प्रोजेक्टिव मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इनकरेजमेंट ऑफ यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम ट्रांजेक्शंस। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सेम ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो ऐसा नहीं है। इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जी बिल्कुल, कि आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स है, जैसे कि आपके अकाउंटेंट्स वगैरह है या फिर आपकी जो कंपनीज है, वो भी आपके इंफॉर्मेशन को यूज करती है, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो उनके लिए काफी ये प्रैक्टिकल हो जाता है कि आपके कितने कैश फ्लोज हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या है, विच चार्ट एलिमेंट डिटेल्स द डेटा वैल्यूज एंड कैटेगरीज बिलो द चार्ट। ठीक, तो आपके जो चार्ट बनाए जाते हैं ना, उसमें आपके कुछ वैल्यूज वगैरह दिए होते हैं, आपके कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह दिए होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि चार्ट एलिमेंट डिटेल्स द डेटा वैल्यूज, मतलब आपके जो डेटा की वैल्यू दी होती है उसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। तो आपका जो डेटा पॉइंट होता है ना, वो डिटेल नहीं बताता है, वो क्या एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट को बताएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, बहुत सारे लोगों की एज दी हुई है, उसमें से अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के एज, फॉर एग्जाम्पल अगर 25 बता रहे किसी के एज, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेटा पॉइंट। उसके बाद आपका क्या है, डेटा लेबल्स। तो जी यही आपका राइट आंसर होगा। जो डेटा लेबल्स होता है वो क्या बताता है, आपका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देता है आपके डेटा वैल्यू के बारे में। जो भी पूरा आपने देखा होगा, जैसे प्रोडक्ट्स आप कोई परचेस करते तो उसके ऊपर ऐसे एक पूरा एक प्लास्टिक का पूरा लेबल लिखा होता है, उस पर लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स कितने होंगे, क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, वो लेबलिंग की होती है कंपनी ने, उस पर पूरे इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं। वैसे ही आपका डेटा लेबल होता है, वो क्या बताता है आपको, पूरा जो भी वैल्यू होता है उसका इन्फॉर्मेशन बताता है। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो डेटा मार्कर है आपका सिंबल्स वगैरह के बारे में बताता है, और जो डेटा टेबल होता है ना, वो एक टेबुलर फॉर्म में आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपका आ गया मैथ्स दी कॉलम का। आपको इधर पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं गाइस। आपको जो सेक्शंस है इंडी एएस और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपके जो सेक्शंस वगैरह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो रिवाइज सेक्शंस हुए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उसमें उसी में से कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं आपका। तो आपका दिया AS3 किसके अंडर आता है, तो इधर देखिए आप, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल कैश फ्लो। तो आपका जो AS3 होता है वो किससे रिलेटेड है, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से है, ठीक है। आपका जो AS3 उसमें क्या आपका दिखाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद सेक्शन 362 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम लोगों को क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो ये आपका जो डिस्क्राइब करता है वो आपका है 1% कंपनी। आपके कंपनीज एक्ट सेक्शन 362 सेक्शन के अंदर आपका दिया हुआ है 1% कंपनी के बारे में, ठीक। उसके बाद आपका सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट दिया हुआ है, तो ये आपके प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल से रिलेटेड है, ठीक। तो आपका हो जाएगा ए का, आपका हो जाएगा 2, तो ए का 2 यहाँ पे है। उसके बाद आपका बी का हो जाएगा आपका 1% कंपनी 3, और उसके बाद सी का आपका हो जाएगा 4, उसके बाद डी का 1। तो
आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गाइस इसमें आपको कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें आपको याद करना होगा, इसमें आपको रट्टा मारना होगा। इसमें आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ के ऐसे कर लीजिए, तो बिल्कुल नहीं, आपको ये पूरे स्टैंडर्ड्स याद करना होगा। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है जो कि मैं आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर द कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू बी डिसॉल्व्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, एक साझेदार की याचिका पर, मतलब कि कोई पार्टनर है, ठीक है, उसने कंप्लेन किया है कि हमारा जो फॉर्म है वो डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक, तो कोर्ट कब ऑर्डर देगा डिसॉल्व होने का पार्टनरशिप फॉर्म को? तो ऑप्शन है व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इंसेन, मतलब कि जो पार्टनर है वो उसका मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, लाइक वो डिसेबल हो गया है, मेंटली नॉट एबल। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। तो बिल्कुल सही, ये भी आपका होता है जब पार्टनर आपका ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता है, तभी कोर्ट आपके पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व होने का ऑर्डर दे सकती है। when the business of the firm cannot be carried on except at a loss। ठीक, तो जी आपका जो बिजनेस है वो बस लॉस पे अगर काम कर रहा है, तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये इस केस में आपकी जो पार्टनरशिप जो आपकी कोर्ट है वो बोल सकती है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करें। इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं जिसको कि आपको पढ़ के याद ही करना होगा। मैं तो कहूंगी लाइक आप उसको उतना समझने वाला इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको याद करना होगा कब कोर्ट के ऑर्डर पे बंद होता है, कब नहीं होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए बी सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सम ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड्स, मतलब आपका कोई पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, तो उसको हम लोग मतलब जो फॉर्म होगी उसका उसके ऊपर क्या ड्यू होगा। ठीक है, तो क्या उस पार्टनर को वो सम ड्यू करेगी? तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके बाद हिज ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो उसकी ड्राइंग के बारे में तो ऐसा सम ड्यू तो नहीं करेगी, क्योंकि ड्राइंग तो पार्टनर ने किया है। फॉर्म के ऊपर पार्टनर की लायबिलिटी है, ना कि फॉर्म की लायबिलिटी पार्टनर के ऊपर है। ठीक है, हिज शेयर इन द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो बिल्कुल नहीं, ये भी क्या है, लॉस को दिखा रहा है। अभी सम ड्यू है, मतलब जो पार्टनर को फॉर्म को पे करना है, तो लॉस तो फॉर्म क्यों पे करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो जी हाँ, आपका जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसके कैपिटल अकाउंट में वो फर्म उसको पे करेगी, उसके साथ साथ उसके गुडविल के शेयर को। उसके बाद हिज ड्रॉइंग अप टू ये नहीं होगा, हिज शेयर इन द लॉस ये भी नहीं होगा, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो जो भी पार्टनर की प्रॉफिट हुई होगी उसको भी हम जो फर्म होगी वो उसको पार्टनर को पे करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी एंड ई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। Mohan and Shyam are partners in a firm. State in which of the following cases the claim is valid if the partnership agreement is silent। ठीक है, आपका क्या है, अग्रीमेंट साइलेंट है। ठीक है गाइस, तो बहुत सारे केसेस होते हैं, वो मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगी कि कब आपका अग्रीमेंट जब साइलेंट नहीं होता है या साइलेंट होता है तो क्या क्या आपके रूल्स रहते हैं, किस पे इंटरेस्ट मिलता है, किसको नहीं मिलता है, क्या क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इसमें मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर, तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है, मतलब आपके पार्टनरशिप में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम आपको इतना सैलरी देंगे या इतना, और मोहन जो है वो चाहते हैं कि उनको ₹10,000 पर ईयर मिले सैलरी के फॉर्म में, तो ये नहीं हो सकता, मतलब अग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो श्याम हैड एडवांस लोन टू द फर्म, he claim interest of ₹6% per annum। ये क्या लिखा हुआ है, 6% per annum। गाइस ये थोड़ा स्क्रीनशॉट है, थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा तो प्लीज मैनेज करिए। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आप जो श्याम है उन्होंने एडवांस में लोन पे किया है ना, तो अगर कोई पार्टनर लोन पे कर रहा है फर्म को, मतलब फर्म के लिए पे कर रहा है ना, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर को पे करना ही होगा फर्म को। ये केसेस होते हैं कि लोन पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो कंपलसरी होता है फर्म के लिए कि वो पार्टनर को पे करे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या है, मोहन हैज कंट्रीब्यूट 20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है,
उसके बाद है श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम। तो नहीं, आपका जो कैपिटल है, जो भी कैपिटल आपके पार्टनर्स ने लगाया है, उस पे क्या होता है, उस पे अगर कोई चाहेगा कि हमें इंटरेस्ट मिलते रहे, तो जब अगर आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर कुछ पहले से अग्रीमेंट हुआ कि आपको 10%, 12% अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपका होता है केस कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट साइलेंट है, तो उसमें इंटरेस्ट आपके कैपिटल वगैरह पे नहीं मिलता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। कोई भी पार्टनर जो होते हैं वो इक्वली आपके प्रॉफिट के लिए बोल सकते हैं कि हमें फर्म में इक्वल प्रॉफिट चाहिए। तो आपका अग्रीमेंट अगर साइलेंट है तब भी, नहीं है तब भी, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर in the balance sheet the following items would be shown as per Companies Act 2013। तो आपका जो बैलेंस शीट है उसमें कैसे कैसे हम लोग आइटम्स को शो करते हैं। तो आपको गाइस पता है बैलेंस शीट हमारा बनता है, ठीक है, आपका लायबिलिटीज और कैपिटल बनता है, ठीक। तो आपके लायबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपके कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ, ये सब होता है। आपका इधर एसेट साइड बनता है, सॉरी नॉट कैपिटल, एसेट्स। तो इसमें भी आपके होते हैं कि आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, आपके टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, फिर आपके करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, आपके करंट एसेट्स, ये सब होते हैं। तो उसी में से आपका पूछा हुआ आपके एसेट साइड्स का ही आपका जो करंट एसेट्स वाला पार्ट होता है ना, जो कि आपके फॉर 1 ईयर होते हैं, ठीक है। 1 ईयर के लिए जो आपके रहते हैं, 1 साल के लिए अंडर अंडर, तो वो आपके करंट एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। तो उसी का पूरा सीक्वेंस जो बुक में दिया होता है, वही चीज उठा के पूछ देंगे किस सीक्वेंस में होता है। तो ये भी आपको याद ही करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें दिया हुआ, आप देखिए, तो अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए तो समझ सकते हैं कि जो इन्वेंटरीज़ होगी वो थोड़ा ज़्यादा, वो लाइक इलिक्विड होगी, ठीक है? मतलब इन्वेंटरीज़ को अगर हमें लाइक भेजना है तो वो तुरंत आपको जस्ट पैसे कन्वर्ट करके नहीं देगी, तो काइंड ऑफ हम इसे सबसे ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? आपका ये काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के टाइप पे हो जाएगा, तो आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा डी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, कि इन्वेस्ट आपने किया है जिसका कि आपको अमाउंट जो है वो विद इन 1 ईयर आपको मिलने वाला है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कि अभी मिला नहीं है, आपका मिलेगा अभी 1 साल में, तो काइंड ऑफ अभी वो अभी पैसा मिला नहीं है, तो उसको हम लोग काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स के ही टाइप में रखते हैं। लेकिन वो करंट वर्ड लिखा है तो आपका वो करंट एसेट्स के टाइप में आता है। उसके बाद आपका इन्वेंटरीज़ आ जाएगा, क्योंकि इन्वेंटरीज़ भी तुरंत आपके पैसे में कन्वर्ट नहीं होती हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो आपका आ जाएगा ट्रेड्स रिसीवेबल्स, मतलब आपके जो भी ट्रेड आपने ट्रेडिंग किया उसमें जो भी आपके रिसीवेबल्स वगैरह हैं, डेटर्स वगैरह, वो सब आपके आ जाएँगे। उसके बाद आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब जो कि आपका कैश पड़ा हुआ है फर्म में, या फिर आपके कैश के इक्विवेलेंट, जैसे कि आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह पड़ी हुई है जो कि आपके कैश के बराबरी में है, ठीक है। जैसे कि आप उसको कन्वर्ट करा के आप कैश उसको ले सकते हैं, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा बी। तो आपका ये हो जाएगा बी इज, उसके बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। आपने लोन्स एंड एडवांसेस देख रखा है, ठीक। तो आपको वो पैसे मिलेंगे, तो आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी, ई, ए, बी, सी इज द राइट आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें फिर से अगेन मैच द कॉलम, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने सारे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं। तो आपका आप क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखें तो आपको इधर लिस्ट दी हुई है, इन्वेंटरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। इसके बाद इधर आपका लिस्ट 2 दिया हुआ है, करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेजरिंग द स्पीड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका जो इन्वेंटरी होता है ना, आपके जो करंट एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपके जो 1 ईयर्स के रिलेटेड होता है, अभी जो हमने पढ़ा था, अभी जस्ट उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सब क्या आपके करंट एसेट्स के टाइप है। जब उसमें से हम लोग इन्वेंटरीज को माइनस कर देते तो आपका क्विक एसेट्स हो जाता है, मतलब जो तुरंत आपके लाइक कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर जो तुरंत बिक जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंटरी आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसने बोरो किया है आपके किसी लाइक आपके या तो शेयर होल्डर्स का फंड हो सकता है, या फिर आपके डेटर्स वगैरह से बोरो किया, सॉरी क्रेडिटर्स वगैरह से बोरो किया है। तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक, जिसका कि रीपेमेंट हमें
1 साल के अंदर-अंदर नहीं करना है, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए हो सकता है। तो लोन्स वगैरह लिया है, ठीक है? तो इसका आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में से जब हम लोग शेयर होल्डर्स के फंड को माइनस कर देंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाएगा। जैसे कि आपके लोन्स हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए ना, तो ये सब आपके क्या होती है, इक्विटी वगैरह ये सब आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं। जब हम लोग इसमें से शेयर होल्डर्स जो हमारे होते हैं, उनके फंड को जब हम लोग माइनस कर देते हैं, तो आपका आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से मैच। उसके बाद आपका है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। गाइस ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट है, इसमें आपको बहुत सारे रेशियोज पढ़ने हैं, उसके फॉर्मूलाज वगैरह बहुत सारे हैं, उसमें आइडियल रेशियोज वगैरह वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको वो सब याद करना होगा क्या होता है, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि बहुत सारे कुछ अलग-अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको याद भी करना हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए इसमें क्या है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसे हम लोग मैच कर सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, बिजनेस जो हमारा ऑपरेशन कर रहा है डे टू डे, उससे कितना हमें रेवेन्यू, कितनी अर्निंग हो रही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमारा कितना कैपिटल उस फॉर्म में लगा हुआ है और हमें उसके उस कैपिटल जितना भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके कंपैरिजन में हमें कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका हो जाता है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कि मतलब आपका कितना नेट एसेट आ रहा है। इसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, फिर आपका है एक्टिविटी रेशियो। तो गाइस जो एक्टिविटी रेशियो है ना, वो बताती है आपके जो फर्म है वो कितनी बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। जितनी ज्यादा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो होगी उतनी ज्यादा बेटर आपके फर्म के परफॉर्मेंस को माना जाएगा। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह सी के पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का क्या करता है, मेजर करता है स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म। किस स्पीड से हम लोगों के बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। तो जितनी ज्यादा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो की उतनी ज्यादा बेटर माना जाता है हमारे बिजनेस को। तो आपका डी हो जाएगा मैच ऑप्शन नंबर 3 से। तो आपका ए का हो जाएगा 1, आपका बी का हो जाएगा 4, उसके बाद आपका सी का चला जाएगा आपका हो जाएगा 2, उसके बाद डी का 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2। आपको इधर भी कुछ मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मैच द कॉलम आ रहे हैं आपके। अब क्या है, सेल ऑफ सर्विसेज, लीव इनकैशमेंट, डिविडेंड इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर क्या, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, या तो सेल्स ऑफ गुड्स हो सकता है या तो सेल्स ऑफ सर्विसेज हो सकता है। जैसे कि जो फर्म आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या फिर कुछ फर्म्स होती है जो बस गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ फर्म्स होती है जो सर्विसेज, जैसे कि आपके अकाउंटिंग फर्म्स जो होती है वो आपको कोई सामान नहीं पे कर रही होती, वो क्या कर रही होती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है ना। तो उनका वो काम ही है, वो क्या है, उनका ऑपरेशन है, वही उनका एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो सेल ऑफ सर्विसेज है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, कि रेवेन्यू हमारे ऑपरेशन से, हमारे वर्किंग से जो आपको रेवेन्यू हो रहा है वो आपका हो जाएगा सेल ऑफ सर्विसेज। हम सर्विसेज को बेच के वो अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद आपका लीव इनकैशमेंट। ठीक है, तो आपका जो लीव इनकैशमेंट है ना, वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होता है, कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। मतलब आपके जो लीव के लिए इनकैशमेंट कराती कंपनी एम्प्लॉयज को देती है, तो आपके एम्प्लॉयज के लिए तो ये फायदा है, लेकिन आपकी कंपनी के लिए एक्सपेंस है जो कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ली जाती है, जैसे कि एम्प्लॉयज अगर लीव लेते हैं तब। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो जाएगा 3 से। उसके बाद आपका डिविडेंड इनकम है। ठीक है, डिविडेंड इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, तो आपका जो डिविडेंड इनकम है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं अदर इनकम से ही मैच हो रहा है ये। उसके बाद आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये आपका हो जाएगा मैच ऑप्शन नंबर डी का। एक ही बचा कि अदर एक्सपेंसेस है जो कि मतलब कि आपके डायरेक्ट आपके लाइक आप जो गुड्स रॉ मटेरियल परचेस करें उसके सिवा अगर कुछ कभी कभी एक्सपेंसेस हो जाते हैं अनसर्टेन्स वगैरह इनडायरेक्ट है, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, आपका अदर एक्सपेंसेस जो कि आपके आपके जो एक्टिविटी, आपकी जो मेन एक्टिविटी से उससे डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते, वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपका ये मैच हो जाएगा 3 से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है आपको, फिर से मैच द कॉलम, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, डिविडेंड पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश मतलब
एक फर्म वहां पे थी, वो सर्विसेज को सेल कर रही है, यहाँ पे क्या फर्म कर रही है, गुड्स को सेल कर रही है कैश के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होता है जो भी। तो आपका ए का हो जाएगा थर्ड। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो डिविडेंड होता है वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। जैसे कि किसी शेयर होल्डर ने अगर हमारे फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिविडेंड उसको पे करेंगे ना, शेयर होल्डर्स को रिटर्न में तो डिविडेंड मिलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मैच हो जाएगा। तो आपका बी का हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। आपने क्या किया है, मान लीजिए आपने किसी को लोन वगैरह दिया है, तो उससे आपका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वगैरह में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जो कि हम कि मार्केट में हम उसको सेल करके कैश वगैरह में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो कि आपके लेस देन 1 ईयर्स की से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंस, या तो आपके कैश के बराबर हम लोग इसको समझते हैं कि आप इसको कभी भी आप इसको बेच के फिर अपना जो भी सिक्योरिटी उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 1, उसके बाद सी का 4, डी का 2। तो आपका आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है ना, तो आपको उसमें बताना है कि किस ऑर्डर में बनता है। मतलब हमारे बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, ठीक है, उससे रिलेटेड कि आपकी ऑपरेटिंग, आपकी जो मैंने बताया था कि आपकी 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपकी ऑपरेटिंग जो कि आपके डे टू डे वर्क से रिलेटेड है, आपकी फाइनेंसिंग जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ये सब से रिलेटेड, सॉरी आपकी जो भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट, आप बोरिंग वगैरह उससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग अगर आपने किसी चीज में एसेट्स वगैरह में या फिर कहीं इन्वेस्ट किया उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपका नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक। तो गाइस इसमें हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका रूल ही है, ऐसे ही करना पड़ता है आपको, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करेंगे कि आपके ऑपरेशन से कितना हुआ है, उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर हम लोगों का आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, के बाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि आपका इन सारी एक्टिविटीज से कितना कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, उसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द राइट आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,60,000 being valued at 3 years purchase of super profit। आपको क्या दिया हुआ है, इसमें सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 20 लाख, 20 लाख जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है, एंड एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 3 लाख, और जो आपका एक्चुअल अमाउंट है प्रॉफिट है वो आपका क्या है 3 लाख का है। तो इसमें आपको क्या करना है, डिटरमिन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR निकालना है। तो गाइज आपको पता है कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोग सुपर प्रॉफिट में से जब एक्चुअल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, या फिर जब हम नॉर्मल प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना होगा क्या, सुपर प्रॉफिट। इसमें आपका सुपर प्रॉफिट दिया तो नहीं है, लेकिन ये दिया है कि 3 इयर्स के परचेस पे वो पे कर रहा है, जो कि आपके सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड है। तो अब हमें निकालना होगा गुडविल से के अमाउंट और नंबर ऑफ इयर्स परचेस से हमें निकालना होगा कि सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा। तो आपका जो गुडविल है वो कितना है, 3,60,000 है, ठीक है। हम लोग इसको सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इयर्स के परचेस पे है, तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1,20,000, ठीक। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। इसके बाद अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी,
अब आपको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है। फिर इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,20,000। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 1,80,000। ठीक है, तो आपका आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो अब आपको पता है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनआरआर को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आपका दिया हुआ है इनटू आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है, 1,80,000 दिया हुआ है। इसमें हम लोग इंटू करेंगे, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता नहीं है। जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू कर देते हैं तो आपका आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया और हमें एनआरआर निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं लेट्स सपोज एक्स, उसके बाद आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, ये आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड से करना है। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 1,80,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका 20 लाख। तो हम यहाँ पे 20 लाख लिख देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट का पता नहीं हमें, तो x अपॉन 100। ठीक है, तो जब आपका ये इधर जाएगा, आपको पता है कि ये 20 ये इधर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 180,000 फिर आपका ये। ठीक है, ये हो गया आपका, इधर आ गया तो इंटू हो गया इससे। अब इधर इज इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 20 लाख x के इक्वल है। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 20 लाख को हम लोग सॉरी 1 लाख x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1,800, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 लाख से, तो ये आपका आ जाएगा फिर 9%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, x की वैल्यू अमाउंट आ जाएगी आपकी 9%। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। आपका क्या इसमें दिया हुआ, आपको सुपर प्रॉफिट दिया भी नहीं है, तो आपको गुडविल से पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर आपको एक्चुअल प्रॉफिट दी हुई है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट उससे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट दे के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप या फिर आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है, आपको उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। हम लोग हर टाइप की क्वेश्चंस करेंगे आप अपनी क्लासेस में, तो अभी के लिए आप इतना ही देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। मतलब कि आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है, मतलब जो फर्म है वो बंद होने के कगार पे, मतलब बंद हो रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसको हम लोग कैसे क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके एसेट्स और जो आपकी लायबिलिटीज है, जो भी आपका उसमें डिफरेंस सोल्ड करते हैं हम लोग, उसके अमाउंट को लिखने के लिए यूज करते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट से भी नहीं होता है कि वो कितना विड्रॉ कर रहे हैं, उससे भी क्लोज नहीं होता है। आपका कैश एंड बैंक अकाउंट से ये हमारा जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। अगर कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो जा रही है, ठीक, तो उस जो है अमाउंट डेबिट कैसे होगा, किस अमाउंट से डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन गेन। आप गाइस इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो गेन होता है उसका बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो ये डेबिट तो कभी नहीं होगा। उसके बाद हिज हर शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का भी क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये भी डेबिट नहीं होगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं, उनके लिए ये एक अर्निंग होता है। ठीक,
तो ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब जो पार्टनर है क्या किया है, उन्होंने कभी ड्राइंग किया है, जैसे फर्म से कुछ पैसे उन्होंने अगर विड्रॉ किए हैं तो उस पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म चार्ज करेगी, ठीक है। जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है वो फर्म पार्टनर्स को देती है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो पार्टनर्स फर्म को देते हैं। तो यही वाला जो आपका अमाउंट होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि ये पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो गाइज ये था हमारा आज का पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए यूजफुल कंटेंट्स के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया। और हमारे प्रिस्टीन क्लासेस की ऐप को आप डाउनलोड करिए और बेनिफिट्स के लिए। थैंक यू सो मच।